चलिए चलिए। तो बेटा पिछले दिनों में अच्छा ठीक है। नीचे बल्ब जल रहा था कि नहीं? चलिए ठीक है, चलेंगे तो बनाएंगे। हाँ करे बात, बोलिए कोई डाउट? तो हम लोग पिछले दिन हम लोग सातों सर्किट पढ़ चुके हैं। तो अब आप तो जान चुके हैं कि सातों सर्किट में कौन सर्किट में क्या प्रेरणिक प्रतिघात होगी, कौन सा धारा का समीकरण लगेगा और कौन सा वोल्टेज का। ठीक बात है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट्स तो नहीं है? चलिए अब उसके आगे, आज आप लोग को बुक भी बोले थे लाने के लिए ना, तो न्यूमेरिकल के लिए लाए होंगे। चलिए तो अब हम उसके आगे बात करेंगे। अगर कोई बुक लिया है तो 1 मिनट के लिए देख ले, सिलेबस में कुछ घटा बढ़ा हो तो बता भी दे। इसके आगे हमको हिसाब से 2 चीजें और पढ़नी चाहिए, और अगर कुछ घट गया हो तो कोई बात नहीं है। यही खत्म, ना पढ़ाई उतने पढ़ना है तो बढ़िया ही है। नहीं अभी है शक्ति गुणांक, अगला पॉइंट है शक्ति गुणांक। आइए बेटा, फिर वाटलेस करंट, फिर जो कॉइल, बैठिए बैठिए, फिर ट्रांसफॉर्मर, तब जाके खत्म होगा। ओके बेटा, आराम से बेटा, आराम से। शक्ति गुणांक, आइए सीखते हैं। पावर कोफिशिएंट, देखिए अच्छे से समझिए होता क्या है। आपने पिछले दिन में प्रत्यावर्ती धारा की कुल 7 परिपथ पढ़ा। आप ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। आपने पढ़ा आर सर्किट, सी सर्किट, सीएल सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी सर्किट, जिसमें अगर आर सर्किट को छोड़ दे तो बाकी हर सर्किट में या तो वोल्टेज लीड कर रही है या फिर धारा लीड कर रही है, और इन दोनों स्थिति में इनका कलांतर या तो π/2 कला से आगे चल रहा है, अर्थात इनकी कला में अंतर चल रहा है। अगर हम आर सर्किट को देखें तो आपने देखा न वहां करंट लीड हुई है न लेड हुई है, वहां धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में चल रहे हैं। बात पकड़िए, समान कला में, क्योंकि यहाँ का कलांतर शून्य है, शून्य है। ठीक बात है। तो अगर हमारे किसी भी परिपथ में जब हम शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो परिपथ एसी स्रोत का है या डीसी स्रोत का है।
तो आपने क्या देखा कि अगर एसी है तो एसी में एक चक्र का औसत मान 0 आ रहा है, अतः उस हिसाब से तो हमने आपको पढ़ाया कि तब तो धारा मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन धारा तो आ रही है हमारे घर में। अतः हमने समझाया कि ये हमें धारा का औसत मान नहीं मिल रहा है, हमारे घर में धारा का आरएमएस वैल्यू आ रही है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो। लेकिन आप डीसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि डीसी में क्या होता है कि दोनों ही चक्र में धारा धनात्मक मान की आती है, यानी कि प्रथम अर्ध चक्र में भी धनात्मक और द्वितीय अर्ध चक्र में भी धनात्मक। अतः बोलो इनका औसत मान तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे आपने पिछले दिन एक अर्ध चक्र का निकाला था ना कि धारा बराबर 0.637 आई नॉट, या आपने कहा कि 2 आई नॉट अपन पाई। तो आप अगर इस एक अर्ध चक्र का एवरेज इतने ही ना आएगा, 2 आई नॉट अपन पाई या 0.637 अपन आई नॉट, और जब निचले अर्ध चक्र करते हैं तो माइनस हो जाता है, जिससे औसत 0 हो जाता है। लेकिन इसमें तो दूसरा भी अर्ध चक्र बोलिए वही ना आएगा, अतः इसका एवरेज 0 कभी नहीं आएगा। जैसे जो लोग पढ़े हैं और उनको याद है तो उनको याद होगा कि फर्स्ट चक्र का अर्ध चक्र का हमने औसत IM1 लिया था, IM2 लिया था, अतः औसत IM बराबर IM1 प्लस IM2 बाई 2। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होके कट गया था। लेकिन जब हम डीसी में बात करेंगे तो बोलो इसके एक चक्र में प्रथम अर्ध चक्र में भी उतने मिलेगी और द्वितीय में भी उतने मिलेगी। अतः अगर उसका औसत निकालें तो IM बराबर प्लस 0.637 आई नॉट प्लस 0.637 आई नॉट बटे 2। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बताओ 0.637 आई नॉट ही ना बचेगा। इसका मतलब कि डीसी अगर हमको धारा मिल रही है तो एक चक्र के उपरांत जो धारा प्राप्त होगी उसका औसत 0 नहीं, इतना हो। ठीक बात है। तो इसलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये देखना होगा कि आप जिसका न्यूमेरिकल लगा रहे हो वो एसी है या डीसी है। अगर डीसी है तो हमारे घर में जैसे बैटरी से धारा आ रही है, मोबाइल की बैटरी से करंट आ रहा है, घर में इन्वर्टर लगा हुआ है उससे करंट आ रहा है, टार्च के सेल से आ रहा है। आपको सब पढ़ा चुका हूं ना कि ये सब डीसी स्रोत है ये सब, और उससे जो हमें धारा मिल रही है वो आरएमएस नहीं मिल रही है, वह औसत मिल रही है। और जब औसत मिल रही है तो उसकी जो शक्ति हम निकालते हैं वो P बराबर V इंटू आई से निकालते हैं, जो विद्युत चालन में पड़े हुए हैं कि वोल्टेज और धारा का गुणा कर देते हैं, शक्ति निकल जाती है। राइट है। लेकिन ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, लेकिन जब हमारा स्रोत डीसी न होके एसी होता है तब उसमें अगर आर सर्किट है, कौन सी, तब तो उसकी भी शक्ति हम इसी सूत्र से निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको कि ऐसा हम किस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन अभी हम सिद्धांतिक तौर पे कह सकते हैं कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा आर सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और धारा समगामी चलती हैं, उनका कलांतर 0 होता है। इसलिए हमारा अगर स्रोत परिपथ का एसी है और वह केवल आर सर्किट है तो उसकी भी शक्ति हम डीसी वाले के शक्ति के सूत्र से निकाल सकते हैं। और अभी मैंने कहा क्यों, तभी मैं कहा ना कि अभी हम प्रूफ करके साबित कर देंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन सिद्धांत अभी समझा दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां धारा और वोल्टेज एक ही कला में है,
यानी कलांतर 0 है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई कि भी नहीं आई? लेकिन अगर एसी का हमारा आर न होके इसमें से कोई भी सर्किट है तो उसका शक्ति इस सूत्र से कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि एसी सोर्स से जो हमें करंट और वोल्टेज आ रहा है वह एवरेज नहीं आ रहा है। आप पढ़ चुके हैं VRMS आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ग माध्य मूल वोल्टेज आ रही है, वर्ग माध्य मूल धारा आ रही है, वो एवरेज नहीं आ रही है। और आप जानते हो कि VRMS बराबर होता है V0 अपान √2 और IRMS बराबर होता है, यानी कि ये धारा मूल वास्तविक धारा, मूल धारा के शिखर मान यानी पीक वैल्यू का √2वां हिस्सा होता है। आ गया? √2वां हिस्सा होता है। कंफर्म हुआ? इसीलिए एसी डीसी से ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं, अगर आपका जनरेटर 220 वोल्ट का मेंस दे रहा है, ठीक, तो उसका एवरेज भी 220 है, तो आपको 220 ही आएगा। लेकिन अगर वही जनरेटर एसी का है और वो 220 दे रहा है, तो अभी तो आप कह रहे हो ना कि सर वो तो आरएमएस दे रहा है, तो बोलो अब ये हो गया 200 बराबर V0 बटे √2, तो V0 बराबर 220 √2 यानी 220 गुणे 1.414 बराबर 311 वोल्ट। देख लो, अगर 220 का डीसी है तो मैक्सिमम 220 ही मिलेगा, लेकिन अगर 220 का एसी है तो 311 वोल्ट मिलेगा। अंडरस्टूड? तो बोलो, आ रही है घर में लाइन 220 की, हमें मैक्सिमम अनुभव हो रहा है 300, तो ये 220 ज्यादा है कि 311 ज्यादा है? तो खतरनाक एसी हुई कि डीसी हुई है? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वो सब साक्ष्य के साथ कह रहा हूं। तो इसलिए एसी डीसी से ज्यादा खतरनाक। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम सेइंग दैट द एसी इज ऑलवेज डीसी, क्योंकि जितनी की सप्लाई होगी हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सप्लाई का √2 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए आपको, जो आपके घर में समरसेबुल है वो कहता है 160 वोल्ट भी अगर आपका दिखा रहा है तो आप बिजली पानी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 160 इंटू 1.414, देख रहे हैं ना, 414। आप गुणा कर लीजिए, अगर ये 14 हटा भी दे तो 0, 14 छक 84, और 14 छक 84, 8 बज गया, 14 8 22। अब भी देखिए 224 वोल्ट यानी 220 वोल्ट से ज्यादा ही दे रहा है। अतः आपका समरसेबुल चलाने में कोई खतरा नहीं है। उसको 220 की सप्लाई चाहिए। आप सामने देखिए ना, आप जाके घर में देख लीजिएगा, समरसेबुल वाले पर आपकी सर्विस बुक पर लिखा होगा या उसके पैनलवे पे लिखा होगा। नहीं देखे तो जाके देखिए, आपके घर समरसेबुल लगी होगी तो उसका पैनल निकाल के पढ़ लीजिएगा, चाहे पैनल पे लिखा होगा, एकदम स्ट्रिक्टली लिखा होगा 160 से कम वोल्टेज हो तो मत चलाइए। अब आ गया रहस्य क्यों? क्योंकि सप्लाई आ रही है आरएमएस और मैक्सिमम वोल्टेज वो अगर 160 भी दे रहा है तो 224 आ गई और 220 पे ही काम करना है। समझ आ गई ना? तो ये इसके पीछे रीजन है। कोई बच्चा डाउट में? अब जान गए एसी क्यों खतरनाक है। और अब आते हैं मूल सवाल, जो अभी अभी वही का वही है। क्या मूल सवाल थी? शक्ति गुणांक क्या है? तो सुनने का, जिस प्रकार डीसी वोल्टेज में विभवांतर में धारा का गुणा कर दे तो शक्ति प्राप्त हो जाती है, हम आपको शक्ति गुणांक की दो परिभाषा देने जा रहे हैं। एक अभी पहली, फिर उसके बाद दूसरी डेरिवेशन के बाद देंगे। और दोनों में से आपका जौन मन करे तौन ले सकते हैं, एग्जाम में तौन लिख सकते हैं।
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होने जा रहा है। सारे इसमें तो सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बट आप हमको ध्यान से समझ लें। किसी को कोई तकलीफ? सुने, डीसी स्रोत से अगर धारा परिपथ में आ रही है तो उस परिपथ की शक्ति डीसी वोल्टेज और डीसी धारा के गुणनफल से निकाली जा सकती है, परंतु अगर वह एसी से आ रही है तो इस सूत्र से संभव नहीं है, क्योंकि एसी स्रोत में वोल्टेज का आरएमएस मान मिलता है, धारा का भी आरएमएस मान मिलता है, और ये दोनों समान कला में या तो π/2 कला से आगे या π/2 कला से पीछे, अर्थात समान कला में नहीं रहते, कलांतर में रहते हैं। अतः इनसे शक्ति निकालने के लिए एक और गुणक की आवश्यकता होती है। इसी गुणक को अब यहां तो मैंने सूत्र से लिख दिया cos फाई, बट आपको जताएंगे कहां से आया cos फाई, लेकिन अभी परिभाषा बनाने के लिए तो इसमें एक और गुणक की आवश्यकता होती है। उसी गुणक को हम एसी का शक्ति गुणांक कहते हैं। आ गया सर जी पहली डेफिनेशन? फिर से सुन लीजिए। यदि परिपथ डीसी स्रोत का है तो उस परिपथ की शक्ति डीसी वोल्टेज डीसी धारा के गुणनफल से ज्ञात कर ली जाती है, परंतु वह एसी सर्किट है तो उसमें इन्हीं दोनों के गुणनफल से शक्ति की कैलकुलेशन संभव। इसके लिए हमें एक और गुणक की आवश्यकता होती है, उसी गुणक को हम एसी का शक्ति गुणांक कहते हैं। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हमारे घर में एसी स्रोत से आने वाला वोल्टेज और धारा औसत नहीं आरएमएस होती है, वर्ग माध्य मूल होती है, इसलिए इनकी कला समान नहीं रहती, इनके बीच कलांतर रहता है। अतः इसीलिए हमें एक और गुणक की आवश्यकता होती है, उसी गुणक को हम, ये पहली डेफिनेशन होगी। अब पूछिए किसको क्या कष्ट है, समझ आ गई है? तो पहली डेफिनेशन जल्दी लिखे फिर डराइव कर देते। लिखिए, यदि डीसी स्रोत है तो उस परिपथ की शक्ति, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, ऑनलाइन बच्चों सुन के लिखो, जहां दिक्कत हो फिर से हमें बताना। हो गया बेटा? क्या लिखे? डीसी स्रोत हो, ओके, तो परिपथ की शक्ति डीसी वोल्टेज में डीसी धारा का गुणा करके जल्दी करो, P बराबर भी इंटू आई से हल कर लिया जाता है, परंतु वह एसी स्रोत हो परंतु वह यस एसी स्रोत हो तब V इंटू आई से संभव नहीं है, क्योंकि एसी स्रोत से प्राप्त होने वाली धारा एसी स्रोत से प्राप्त होने वाली धारा, जल्दी जल्दी करिए,
प्राप्त होने वाली धारा VRMS एवं IRMS होती है और ये समान कला में नहीं होती। ये समान कला में नहीं होती, इनकी कला में अंतर होता है। ठीक है, इनकी कला में, इसलिए शक्ति निकालने के लिए एक और गुणक की आवश्यकता होती है। एक और गुणक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे हम, बोलिए क्या कहेंगे, जिसे हम AC का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, आइए इसलिए सिद्धांतानुसार पकड़िए, सिद्धांतानुसार, बोलिए आप कह रहे हो P बराबर V इंटू आई, ठीक कह रहे हो ना। और क्या कह रहे हो कि सर ये इससे DC का निकलेगा, AC का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि AC और AC में वोल्टेज और धारा के बीच का अंतर होता है, राइट है। अब आप बताओ, अब कह रहे हो आप कि तब इसके लिए हमें एक और गुणक की आवश्यकता होती है। अब मैं वही गुणक निकालने जा रहा हूं, ठीक है। आप देखते रहो कैसे, याद करो ये VRMS है, ये IRMS है, क्योंकि आप यही बोल रहे हो कि AC से जो हमें धारा मिलती है वो औसत नहीं होती, वर्ग माध्य मूल धारा होती है, सही है। चलो, तो बोलो यदि, यहाँ देखो, यदि धारा I हो तो बोलो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताओ वोल्टेज अगर फाई कला से आगे या पीछे हो तो या तो लीड होगी या तो लेड होगी। तो दोनों संभावना है ना, क्योंकि हम प्रेरकत्व में पढ़ के आए इनिशियल में लीड करती है वोल्टेज, और कैपेसिटर में पढ़ के आए कि इनिशियल में वो लेड करती है, जो पढ़े सबको याद होगा। तो यदि वोल्टेज में कलांतर फाई हो, राइट, तो बताओ वोल्टेज का सूत्र हो जाएगा ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। शायद समझ गए प्लस माइनस का चक्कर। लीड कर रही है तो पॉजिटिव होगी, लैड कर रही होगी तो नेगेटिव। तो हम क्यों कहें कि लीड ही केवल करेगी, हम दोनों हम संभावना रखेंगे क्योंकि हम ऐसा पढ़ के आ रहे हैं। कठिन हो गया जी, उठा के रख दें क्या। आइए देखिए, कुछ बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता इसलिए सीखेंगे। बोलिए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई आई नॉट, बोलना शुरू करें, सीखते रहिए। बोलिए भी नॉट आई नॉट, बोले इसे साइन ए प्लस माइनस बी पे खोल दे, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर वही सेम सूत्र, खाली माइनस हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार ये सूत्र सुन रहे हैं। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो आखिर कैसे 10 पास हो गए, मैं नहीं समझ पाता। साइन ए कास बी प्लस माइनस कास ए
साइन। बोलिए प्लस रहता है तो प्लस रहता है, माइनस रहता है तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस। तो चूंकि हमने दोनों का बात कर लिया है तो हम दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। अब आप मुझे समझाएंगे साइन ए प्लस बी, तो बोलो ए ओमेगा टी लिखना है, और जहां कोई तकलीफ तो खोलने का। बोलिए ओमेगा टी काश फाई कास ओमेगा टी साइन फाई। अब चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो नॉट बाहर कर लिए हैं, लिख दे रहे हैं साइन ओमेगा टी। अनपच हो रहा है, इनटू इधर न देख के नीचे देख लें। अब बोलो कोष्ठ के जो बाहर होता है उसका मतलब उसके अंदर गुणा करना है, ही नॉट आई नॉट बोल दीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई, एनी डाउट, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब पूरा में देखें, देखिए बेटा साइन ओमेगा टी का गुणा था, जो कोष्ठ के बाहर होता है उसका कोष्ठ के अंदर गुणा किया जाता है। तो बोलिए साइन ओमेगा का गुणा इसमें करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई हो जाएगा। क्योंकि ये फाई है ये ओमेगा टी है, कोण अलग अलग है इसलिए स्क्वायर नहीं हो सकता। और यहाँ दोनों के कोण एक जैसे हैं तो हो सकता है। नहीं एक एक बात पर विचार कर लीजिए ना, क्योंकि आप में से कई लोग गणितज्ञ हैं, वो जबरी कर देते हैं गुणा हो ही कहीं नहीं गुणा, तो ऐसा नहीं करना है ना। जानते हैं कि गुणा सजाती विजाती का मतलब होता है ना। हाँ क्लियर हो गया, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अभी कोई डाउट है? चलिए हाँ, जो है गूंगा बन के बैठिए मत, या पूरी मिठाई नहीं मिलने वाली है, इसी से पूरी मिठाई जीवन भर के लिए मिलेगी। तो आपको ये ध्यान देना है, इसलिए अपने को चेक करिए कि कहाँ आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कोई डाउट? आप कृतज्ञ कभी कभी प्रकट हो रही हैं, ईद के चांद हो गई हैं आप। तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई लिखाई में रेगुलरिटी चाहता है और आप खिलवाड़ कर रही हैं। तो बोलिए क्लियर हो गया सभी को? चलिए हो गया, तो आप देखिए अगली तैयारी में क्या करने वाला हूं। बोलिए ओमेगा टी एक ही कोण है, 2 साइन ए कास से बराबर साइन 2a। तो बताओ ये अगर ये मान ले ये भी तो ये हो जाएगा, तो साइन ए कास से। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखिए कोण दोनों एक ही है, तो अगर इसके पहले 2 आ जाए तो इस पूरे को हटा के साइन 2a लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो ऐसा करने के लिए 2 का गुणा भाग कर दो तब आ जाएगा, क्योंकि जो चीज पाना हो ना मिले तो उसी का ऐसा लगाते हैं कि उसके मूल मान पर प्रभाव ना पड़े। तो 2 का गुणा चाहिए तो भाग करो तब ना उसको कैंसिल करेगा। तो आ जाओ v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू काश फाई प्लस माइनस, देखो 2 से गुणा भी कर दिया। अरे अब बोलो साइन ओमेगा टी इंटू काश ओमेगा टी इंटू साइन फाई। कोई बच्चा तकलीफ वाला? अच्छी बात है। v नॉट आई नॉट स्क्वायर ओमेगा टी इंटू काश फाई प्लस माइनस, बोलो ये 2 है इतना तो सूत्र में चला गया, तो ये बोलो 1/2 बच गया, 1/2 साइन 2 ओमेगा। ये 2 है तो 2 ओमेगा टी
शाइन हाई। अब आप लोग इतना कर लो तो अगला स्टेप समझाता हूं। कोई डाउट्स? जल्दी करो। हाँ जल्दी करिए, जल्दी करिए। ओ सॉरी, वहां कास फाई था, साइन फाई लिखा गया है। अच्छा यहाँ फाई छूट गया है। ओके, छूट गया तो प्रकट कर दीजिए, क्या करना है। एनी स्टूडेंट कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। ओके ममता, ठीक है। चले बेटा, अब बोलो कोई डाउट है तो। हियर आपने शक्ति निकाल चुके हैं, V नॉट I नॉट, और ये आ चुका है। अब इसमें कोई स्टेप अगर आप लोग अभी भी प्रॉब्लम में हैं तो डायरेक्ट, ये है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? बोलिए, इसे साइन पर भी लिख सकते हैं। अब आप चले जाइए अपने एसी डायनमो में, बताओ सबसे अधिक बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा तब पैदा होती है ना, एक सेकेंड ला से फ्लक्स में परिवर्तन सर्वाधिक होता है। और बोलो सबसे ज्यादा होता है 90 डिग्री और 270 पे, +1 या माइनस, भूल गया है।
का मतलब कि इस ओमेगा टी का बोलो मैक्सिमम वैल्यू, तो स्क्वायर कहां से आ गया, हो गया रखेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का भी वर्ग प्लस होगा, माइनस का भी माइनस हो प्लस, ये बोलो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बोलो V नॉट प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर काश। बोलो नहीं लिख दे डायरेक्ट 0, 5 अब मिटाऊंगा ऊपर, चाहे उधर चला जाऊंगा। अभी जो मैंने समझाया कि साइन स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा और साइन 2 ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तुम लोग बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर है? वेरी गुड, नो डाउट। अब चले बेटा, चलो तो बोलो अब यहाँ 0 का गुणा किए तो ये पूरा 0 हो गया, और अब यहाँ बोलो 1 का वर्ग 1 होगा, और अब बोलो कास फाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिक्कत है सर? तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं P इज इक्वल टू E नॉट I नॉट, बोलिए कास फाई। आगे समझ में? अब आप देख सकते हैं इस सूत्र से कि अब यहाँ विभवांतर और धारा में गुणनफल के अलावा एक और गुणक आ गया है। बोलो आपके परिभाषा के हिसाब से इसी का नाम है शक्ति गुणा कि नहीं है? वही है शक्ति, इसी को आपने लिखा था, आया? तो पहले इतना कर लो आप लोग, यहाँ तक कर लो तब आगे बढ़े। चलिए बेटा, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? देख लो जहां दिक्कत है पूछ लो। तो अभी मैंने जो कहा वो समझ आई है कि अभी दिक्कत है? देख लो यहां से लेके कोई स्टेप में अभी भी तुमको कहीं कुछ पूछना है तो दोबारा कर लो। P बराबर V नॉट इंटू आई नॉट कास फाई, ये आ गया तुम्हारा
जो अभी मैंने यहाँ दिखाया आधे चक्र का, है ना। तो अब इसका एक चक्र का निकालने के लिए इसका 1/2 कर लो। तो इसलिए इसलिए एसी सर्किट हेतु, ठीक है, परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति बोलो P बराबर हाफ V नॉट I नॉट cos फाई। क्लियर हो गया। हाँ ये बुक ले लीजिए, ये बुक मैंने इसीलिए लिया था कि सिलेबस चेक कर ले। अब बोलो चले हम आगे बढ़े। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हुए हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे घर में जो एसी मेन से धारा आती है वो धारा का हमको औसत मान मिलता है, राइट है। कौन सा मान? एवरेज वैल्यू नहीं मिलता, आरएमएस मिलता है। ध्यान से सुनो, मैंने इसीलिए तो देखा कौन याद है, अभी 100 बार बता चुके। तो बोलो चूंकि हम जानते हैं कि भी आरएमएस बराबर होता है V नॉट अपॉन √2 और आई आरएमएस बराबर होता है I नॉट अपॉन √2। अब मुझे समझा दीजिए, क्या हम P बराबर इसे V नॉट बाई √2 नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं? ये प्रॉब्लम है, कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये 2 है, 2 को √2 गुणा कर दे तो 2 नहीं हो जाएगा। अब समझ आ गई। तो ऐसा करते ही बताओ ये VRMS और ये IRMS हो जाएगा। तो P बराबर हो गया VRMS IRMS। अब आपको जो DC वाला बता रहे थे उससे मिला के देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। बोलो DC वाले में हमको औसत मिलता है, तो हम लोग कह रहे थे V और I का गुणा करने से आ जाता है, लेकिन AC में नहीं आता, क्योंकि AC में हमारे घर में एवरेज नहीं RMS आता है। तो इसलिए हमारे घर VRMS आ रहा है, IRMS आ रहा है, अतः इतना का ही गुणा पर्याप्त है। बस इसके अलावा एक और गुणक की आवश्यकता है, उसी यही है शक्ति। तो ये AC में लगेगा। अभी दिक्कत है। अब हम किधर मिटाना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने परिभाषा निकाली जो हिंदी में लिखी थी और अपने मैथ को हमने पकड़ा है। जरा सा देखेंगे आप लोग, इसलिए बोलिए लिख दूं परिभाषा अनुसार। आपने कहा था कि शक्ति निकालने के लिए एक और गुणक की आवश्यकता है, बोलो ये वही गुणक है। तो लिख लिया, इसलिए परिभाषा। बोलो उसी गुणक को आपने कहा था शक्ति गुणक। अब बताइए आपके सूत्र में वह गुणक कौन है? काश फाई। अतः यही काश फाई हो गया शक्ति गुणक। और आप समझ गए हैं कि वो फाई कौन है? कलांतर। और मैंने क्या कहा था, यही ने कहा था कि एसी में धारा और वोल्टेज कलांतर शून्य नहीं रहता, कलांतर शून्य नहीं रहता, इसलिए हमें एक और गुणक की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं आ गया। अब हमने एक चीज और कहा था ना कि एसी स्रोत अगर है तो 7 सर्किट में 6 सर्किट का सवाल इसी सूत्र से लगेगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आर सर्किट है तो उसे डीसी से निकाल सकते हैं, और मैंने कहा था रुको हम अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो जरा याद करिए। अब यहां देखिए मैं प्रूफ दे रहा हूं। यदि आर सर्किट है तो कल परसों नरसों यानी कि पिछले 3 दिन के लेक्चर में आपने पढ़ा कि अगर आर सर्किट है तो कलांतर का मान
तो बोलो उठा के रख दे, तो बोलो P बराबर VRMS IRMS cos 0, और बोलो cos 0 का मान, तो बोलो आ गई कि नहीं बात आ गई? नहीं कहा था मैंने कि रुको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा किया तो कोई फर्क पड़ा, इसलिए जैसे डीसी में वोल्टेज और धारा का गुणा करके निकाल लिए थे शक्ति, वैसे ही एसी में आर सर्किट अगर है तो आप वहां भी वोल्टेज और धारा में गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन ये बात आने पे लागू नहीं होती। हमने अभी कुछ देर पहले ये कह के तब डेरिवेशन शुरू किया था। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई हैव टोल्ड सो that whenever the circuit is concerned with the AC menses and circuit is belonging to R circuit, so in that condition you can apply the formula of DC power. You can get the product value of voltage and current, but this will be not applied in other rest of the 6 circuits, because in that one always voltage and current is always showing the phase difference. But in this case, phase difference is 0. So because of this reason, you can apply this formula in the case of R circuit, but this cannot be applied into the rest of the circuits. ये मैंने कहा था, और मैंने कहा था प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिए आपके सामने है VRMS IRMS cos 5, और R सर्किट में कलांतर 0 होता है, इसलिए देखिए वोल्टेज और धारा के प्रोडक्ट वैल्यू यानी गुणनफल से शक्ति आ चुकी है। बट ये काम हम आर में ही लगा सकते हैं, और कहीं और सबका लगाना है तो इन्हीं के पास जाना है। बिना गुणक का गुणा किए शक्ति नहीं निकलेगा, उसी का नाम शक्ति। अब हमने कहा था एक परिभाषा और देंगे, तो अभी जब मैं किताब लिया था तो वही खोज रहा था कि इसमें और क्या क्या है, तो मैं पन्ना बार बार पलट रहा था, तो आप लोग मुस्किया रहे थे, जिसलिए भी मुस्किया रहे हूं, तो मैं वही पलट के चेक कर रहा था कि इसमें क्या क्या और नई चीज है। तो मैंने देखा कि नई चीज नहीं है और कट गई है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था हम 2 परिभाषा देंगे, तो अब हम आपको दूसरी दे देते हैं। वही मैं कोर्स में देख रहा था कि इसमें दे रहा है कि नहीं। तो आप लोग जिस लिए भी मुस्कुरा रहे हो, आप लोग का धर्म ही है मुस्कुराना, मुस्कुराते रहिए। हाँ बेटा, अब कोई डाउट्स है? तो अभी जो मैंने प्रूफ दिया था वो क्लियर हो गया? तो वहां तक अभी हमारी गाड़ी जा चुकी है। परिभाषा अनुसार शक्ति गुणांक इज इक्वल टू गुणक, और वो गुणक cos फाई है, इसलिए शक्ति गुणांक cos फाई है। दैट्स ओके। आइए जी, और मैं आपको यहाँ पर आर सर्किट वाली बात को सर्टिफाई कर दिया हूँ। चलिए, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई बेटा इस चैप्टर में सारी सवाल लगाने के पहले सर्किट चेक करना है, क्योंकि उसी के अनुसार लगेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा जो बच्चा ये 7 सर्किट को कंप्लीट पढ़ लिया है, उसके लिए ये चैप्टर मैंने कहा था ना कि सबसे आसान चैप्टर, वो तो मनाएगा कि 2-4 न्यूमेरिकल और भगवान करे इसी में से दे दे, लेकिन जो इसको रेगुलर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो उस ठीक यही बात उल्टा हो जाती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा नंबर पेपर में सॉल्व ही नहीं हो। दोनों बातें हैं। अब मुस्कियाइएगा इम्तिहान में आप। आप जान रहे हो कि धारा में सबसे बड़ी सर्किट एलसीआर सर्किट है, और अभी कल के ही परसों के लेक्चर में एलसीआर की 3 कंडीशन बना के मैंने बता दी है कि प्रतिबाधा कितनी काम करेगी। आइए देखते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा के लिए जा रहे हैं। दूसरी परिभाषा के लिए सूत्र बनाने।
तो मैं ये कह रहा था, देखिए कैसे सूत्र बनेगा, पकड़िए। आपने पिछले दिनों में आर सर्किट को छोड़कर बाकी के 6 सर्किट में देखा, कलांतर हम टेंजेंट से निकालते हैं। किससे? और वो आप अच्छी तरह पढ़े हैं। और हम भी जानते हैं कि एसी में एलसीआर से बड़ी कोई सर्किट नहीं हो सकती। तो चलिए लेते हैं दूसरी परिभाषा के लिए। यदि एसी का एलसीआर सर्किट हो, इसका अर्थ समझ, प्रेरकत्व लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, इससे बड़ी तो कोई सर्किट ही नहीं होती। तो जब सबसे बड़ी पर बात समझ में आ गई तो छोटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यदि एसी का एलसीआर सर्किट हो, अब आपके पास चूंकि पढ़ाया जा चुका है इसलिए हम मतलब वाला उठा लेते हैं। आपको पता है एक्सएल के कारण यहाँ वीएल उत्पन्न होता है, एक्ससी के कारण यहाँ वीसी पैदा होती है, ये मूल बिंदु है। धारा अधिकतम जब होती है तो वोल्टेज भी अधिकतम होती है और ये रेजिस्टेंस के कारण है। तो ये पाई बाई 2 कला से आगे जाता है, यहाँ पाई बाई 2 कला से, टोटल पाई कलांतर पे है। तो यहाँ 3 कंडीशन होता है। यदि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी तो इनका परिणामी मान x इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी होता है और परिणामी मान एक्सएल की ओर होता है। तब परिणामी प्रतिबाधा z इधर होती है। और जब परिणामी प्रतिबाधा x में xc इज ग्रेटर देन xl होता है तो xc माइनस xl होता है, तब परिणामी मान नीचे होता है और परिणामी प्रतिबाधा z इधर होती है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो अभी कल मैंने परसों जब पढ़ाया तो 3 बार इस पॉइंट को बताया कि यदि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो अनुनादी परिपथ हो गया और तब करने को एलसीआर होगा, लेकिन केवल वह आर का काम करेगा। तो कैसे होगा सब पढ़ा दिए। ये रहा, इससे बड़ी सर्किट पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगर हम देखें तो इसमें से जो भी केस हो, परिणामी प्रतिबाधा, यहां देखें परिणामी प्रतिबाधा z हो तो z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। अभी मत करना कुल कहां से आ रहा है। तो z स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो अब कलांतर पिछले दिन निकालना सिखा चुके हैं। बोलो अगर ये कलांतर फाई हो तो बोलो ऐसी स्थिति में कलांतर बोलो फाई हो तो क्या पढ़ाया गया था, tan फाई बराबर x अपान आर। नहीं पढ़ाया गया है x अपान। तो बोलो tan का मान पता है, शक्ति गुणांक निकालने के लिए काश चाहिए। तो हमें त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan पता है, सेक निकाल ले, सेक का उल्टा कर दे तो काश आ जाएगा। क्लियर? अब देख, इसीलिए मैंने कहा कि दूसरी परिभाषा। तो इसीलिए जब बुक हाथ लगी तो उसका एक ही मतलब था कि समय निकाल के पूरा उल्टा पलटा चेक कर लिया जाए कि ताकि पढ़ाते समय एक भी पॉइंट न छूटे। तो उस समय का कुछ लोग दूसरे फायदा उठा रहे थे। उनको क्या पढ़ने का 1 घंटा अपने लिए वो नहीं दे सकते हैं। कितना उनकी प्रॉब्लम है भगवान जाने। tan फाई बराबर एक्स बाई आर। तो देखिए यहाँ फार्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए tan हमको मालूम है तो ये हो गया सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस
tan स्क्वायर फाई इधर कर दे रहे हैं, तो बोलिए sec स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस tan फाई इज इक्वल टू x बाई आर का होल स्क्वायर। बताइए जी, sec स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हल कर दीजिए। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब तनी ऊपर देख लीजिए, ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि सब रोज का रोज पढ़ लेता है, इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हम हटा के लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर फाई बराबर जेड स्क्वायर अपॉन, तो बोलो सेक जेड वाई आर, तो अपन को शक्ति गुणांक चाहिए ना, तो बोलो शक्ति गुणांक बराबर बोलो काश फाई, और काश बराबर 1/सेक, तो बोलो काश फाई बराबर आर बाई जेड। अब तुमको परीक्षा में आ गया शक्ति गुणांक किसे कहते हैं या शक्ति गुणांक की सवाल बताओ। तो अब तुम जो अभी एक परिभाषा खांची भर लिखे थे, अब उसको उठाकर छोटा में लिख सकते हो, इसीलिए मैंने कहा दूसरी परिभाषा भी बताऊंगा कि अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं, है ना कठिन परिभाषा। प्रतिरोध और प्रतिबाधा के शक्ति गुणांक। और एक परिभाषा पीछे दिया, उसमें थोड़ी दिया गया है कि जिस प्रकार डीसी सर्किट होने पर शक्ति का मान वोल्टेज और धारा के गुणनफल से प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे एसी में नहीं होता, बल्कि उसका मान निकालने के लिए एक और गुणक की आवश्यकता, जिसे शक्ति, तुम्हारा मन करे वो लिखो, तुम्हारा मन करे ये लिखो, तो इसीलिए मैंने यहीं पर डाल दिया है दूसरी परिभाषा के लिए। और ये सब चाहिए न्यूमेरिकल लगाने की, और सूत्र सामने है। अब तुमको सवाल में दिया है शक्ति गुणांक की वैल्यू बताओ, चाहिए, और यदि वो समीकरण दिया हुआ है ना, देखना समीकरण दिया रहेगा, तो P बराबर वी आर एम एस आई आर, तो सवाल में वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई, तो कास फाई जो गुणक उसमें लगा होगा वो शक्ति गुणांक हो जाएगा, यानी भाई तुलना करके। समझ आ गई? अब बोलो, अब देख सकते हो दोनों इकाइयां प्रतिरोध की हैं, तो जानते ही हो कि जब दोनों भौतिक राशि एक ही अनुपात की हो, एक ही राशि हो, तो उनका कोई इकाई अर्थात शक्ति गुणांक की कोई इकाई नहीं, कोई बीमा नहीं। तो काश फाई बराबर ये आ गया। अब यहां तक कर लिए हो तो लिख लो परिभाषा, जल्दी कर। हाँ, यानी डाउट बच्चों, ऑनलाइन बच्चों बताओ, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। थैंक यू आदित्य, ममता, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। जल्दी करो जल्दी करो, है सब। अच्छा ठीक है, तो बेटा अब नहीं डाउट है, तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत आता है इसमें। और अब अगले दिन तुम लोग बुक लेके आना जिसको न्यूमेरिकल पूछना है, क्योंकि अब ये चैप्टर में अगले दिन जब आप आओगे तो अब हम आपको, यही मैं बुक लेके सिलेबस चेक कर लिया हूँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, ट्रांसफार्मर बताना है। डायनेमो पहले ही पढ़ा चुका,
नहीं पढ़ाया हूँ? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ही डायनेमो पढ़ा दिया था। तो अब हमें केवल एक पॉइंट और पढ़ाना है और वो है ट्रांसफार्मर, और चोक कुंडली भी बता देंगे साथ में। उसमें खाली परिभाषा ही बताने की जरूरत है क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट एलआर सर्किट का है, बता देंगे। तो कल न्यूमेरिकल के तैयार होकर के आना, और इसकी न्यूमेरिकल जहां खत्म, फिजिक्स का ये पार्ट पूरा टोटल फिनिश हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने भी सुन लिया है, अपना पूरी तैयारी करके कल रहिए। और बायो के जो लेक्चर